नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग ग्रामीण परिवेश की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज ये 7वां सेगमेंट है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ग्राम विकास पर आधारित हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनकी जो है व्याख्या भी देखेंगे कि उसका हल किस तरह से किया जाएगा और उनसे संबंधित तथ्य क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश राज्य में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। 1950, 2020, 1956, 1944। पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में जो है 1944 में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही होगा। और ये क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आय और रोजगार का मुख्य क्षेत्र होता है। यानी कौन सा क्षेत्र? पशुपालन। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं। बीज प्रभाग द्वारा बीज बैंक योजना कब से लागू की गई? बीज बैंक बेसिकली जो है अच्छे किस्म के बीजों को संरक्षित रखा जाता है। एक तरह से इसको जीन बैंक भी हम कह सकते हैं। तो बीज बैंक योजना कब से लागू की गई थी, ये आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा, 1999, 2000। और इसमें जो है खाद्य फसलों के बीज या पौधों की किसी भी दुर्लभ प्रजाति के बीजों का भंडारण किया जाता है। और ये 1999-2000 से योजना लागू हुई थी। अगला प्रश्न। भारत में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? बहुत ही आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से आप लोग को पता है। तो उत्तर प्रदेश का जो है दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश के दुग्ध उत्पादन का लगभग 18% अकेले उत्पादित करता है। इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब राज्यों का योगदान है। उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें तो प्रमुख दुग्ध उत्पादक जिले हैं मेरठ, आगरा, बिजनौर, अलीगढ़ और मथुरा। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत जो है मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं ये आपको बताना है। ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, या दोनों, या सिंचाई विभाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दो प्रमुख विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। 1974 में ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान का मंत्रालय वर्ष 1999 से अपना कार्य करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास और सामाजिक जो है सुरक्षा इत्यादि है। अगला प्रश्न। सामाजिक शोध विधि यानी कि सोशल रिसर्च मेथड या सोशल रिसर्च टेक्निक का व्यवहारिक उद्देश्य इनमें से क्या क्या है? समस्या का समाधान करना, सामाजिक नियंत्रण करना, सामाजिक विघटन का निराकरण करना। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? डी। सभी जितने भी आपके ऑप्शन है तीनों, ये तीनों ही सामाजिक शोध विधि के व्यवहारिक उद्देश्यों में शामिल हैं। व्यवहारिक उद्देश्यों में सामाजिक समस्या का समाधान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक तनाव को कम करना, समाज में व्याप्त हिंसा, तनाव, अपराध तथा सामाजिक विघटन का निराकरण करना इत्यादि शामिल है। वही सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है? सामाजिक शोध विधि की समस्या इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो निदर्शन चयन समस्या जो है समस्या है, वस्तुनिष्ठता का अभाव भी समस्या है, सही माप का अभाव। कौन सी समस्या नहीं है? सामाजिक विघटन का निराकरण। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके शोध समस्याओं में निदर्शन के चयन में अस्पष्टता, वस्तुनिष्ठता का अभाव, सही माप का संभव होना, मूल्य निर्धारण द्वारा समस्या को प्रभावित करना आदि प्रमुख जो है समस्याएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ग्राम राजस्व संपत्ति के जमींदारों के शक्तिशाली परिवारों पर संदर्भित होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लंबरदार। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। जो राजस्व संपत्ति के जमींदार होते हैं, उनमें जो शक्तिशाली परिवार हुआ करते हैं, उनको लंबरदार या नंबरदार भी कहा जाता था। ये एक तरह की उपाधि है जो ग्राम संपत्ति
ग्राम राजस्व संपत्ति के जमींदारों के शक्तिशाली परिवारों पर लागू होता था, जो एक राज्य विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति है जो वंशानुगत है, जिसमें काफ़ी व्यापक शक्तियाँ हैं। लेकिन अब जो है ये प्रथा या ये जो उपाधि है ये समाप्त हो चुकी है। ये मुख्यतः जो है हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रचलित था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कितने विकास खंडों में बटा है, यानी यहाँ पर कितने डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, ये आपको बताना है। ये वर्तमान की स्थिति बनाना है, क्योंकि ये जो है संख्या बार बार बदलती रहती है। तो अभी के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार आपको जो है इसके बारे में बताना है। तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में 826 विकास खंड हैं, जिसको आप पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ब्लॉक जो है ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज संस्थानों के उद्देश्य के लिए एक जिला उप विभाग है, तहसील जिसे तालुका भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गरीब कल्याण रोजगार अभियान का एक नोडल मंत्रालय है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए नोडल मंत्रालय यानी जो उसको मुख्य रूप से संचालन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अभियान के लिए यानी कौन से अभियान के लिए? जो अभियान ये चल रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये मुख्यतः जो है कोरोना पीरियड में जो पलायन हुआ था मजदूरों का, उनको रोकने के लिए और उनको उन्हीं के जगहों पर रोजगार देने के लिए शुरू किया गया था। तो ये 6 राज्यों अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, जहां पर अधिकतम प्रवासी श्रमिक लौट आए हैं, इनके कुल 116 जिलों में ये संचालित हो रहा था। 2019-20 जो वर्ष था उसकी ग्रामीण प्रगति रिपोर्ट जारी हुई थी, यही अभी तक की लेटेस्ट है। इसमें भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? तो ग्रामीण प्रगति रिपोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था और इसका स्कोर जो है 91.11 था। राजस्थान दूसरा था 85 अंक के साथ, जबकि झारखंड जो है तीसरा स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? तो ये फेरबदल तो चलता ही रहता है, लेकिन फिलहाल जो है आपको बताना है कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। ये हैं केशव प्रसाद मौर्य। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ में ही ग्रामीण विकास मंत्री। इनके पास कई सारे मंत्रालय और भी हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को कितनी प्रतिशत अनुवृत्ति प्रदान की जाती है? तो ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत जो है पूर्वांचल क्षेत्र को लगभग 20% की अनुवृत्ति प्रदान की जाती है। ये जो है नीति ऑक्सीजन उत्पादन वाली 15 मई 2021 को अनुमोदित की गई थी, कोरोना पीरियड में, कोरोना को ध्यान में रखते हुए। और इसमें जो है बुंदेलखंड में 25%, पूर्वांचल में 20%, मध्यांचल में 20% और पश्चिमांचल में पूंजीगत अनुवृत्ति जो है परसेंटेज में इतनी दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कितने स्टार्टअप इनक्यूबेटरों को स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था या रखा गया है? अभी तो ये कार्यक्रम चल ही रहा है। तो नई स्टार्टअप नीति जो है 2020 की, उसमें उत्तर प्रदेश में 100 इनक्यूबेटर जो स्टार्टअप इनक्यूबेटर हैं उनको लगाने का लक्ष्य रखा गया था। और राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्यों में भी उत्तर प्रदेश शामिल है। राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 100 इनक्यूबेटरों की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा ऊष्मा नियंत्रक स्थापित भी किया जाएगा इसी के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कई सारे उद्देश्य उसमें रखे गए हैं, लेकिन आपसे प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो है किसानों की आय को दुगना करना, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा भी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसके ही सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा भी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा प्राथमिक उद्देश्य है मेक इन यूपी और मेक इन इंडिया ब्रांडों के विकास और प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है? तो ये 4 तथ्य दिए हैं, इनमें से कौन जो है ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है?
रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, संचार सुविधाओं का विकास। तो देखा जाए ये सभी जो है ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन जनजातीय समाज के संबंध में सही है? उनका सरल जीवन होता है, समेकित जीवन होता है, दोनों सही है, या समाज का बड़ा आकार? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि जनजाति समाज आप जानते हैं पिछड़ा हुआ समाज होता है, इसका जीवन सरल होता है, सीधा होता है, समेकित होता है। इनका समाज बड़ा न होकर प्राय आकार में छोटा होता है। बच्चों का सामाजिकरण परिवार एवं दैनिक संबंधों से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया प्राथमिक समूह की होती है, अतः इनका जीवन सरल, समरस, समेकित और अविभेदीकृत होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। उस सामाजिक स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है? तो एक तरह से ये परिभाषा है, किस चीज़ की परिभाषा है? ये गरीबी की परिभाषा है। ये ऐसी जो है सामाजिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो गरीबी उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और घर आदि की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता। भारत में गरीबी का आकलन आय तथा उपभोग दोनों के आधारों पर किया जाता है। इनमें एक अवधारणा गरीबी रेखा भी होती है। अब गरीबी रेखा से अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है किस तरह से? तो एक समिति के द्वारा किया गया है। पहले तो आपको सही उत्तर देना है, उसके बारे में उसका बाद में डिस्कस करेंगे। तो ग्रामीण भारत में कितनी रुपए प्रतिदिन आय पर जो है निर्धारित किया गया है? 27 रुपये प्रतिदिन जिनको आय प्राप्त होती है उनको गरीब माना गया है। और ये जो है 2011-12 में योजना आयोग द्वारा जो तेंदुलकर समिति बनाई गई थी तो उसने एक फार्मूला दिया था जिसको तेंदुलकर फार्मूला कहते हैं। इसी के आधार पर माना गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27.20 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 33.30 रुपये निर्धारित किए गए थे और इसकी मान्यता को लेके विवाद भी हुआ था। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी के 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1000 रुपये, इस तरह से भी याद कर लीजिएगा, ये प्रतिमाह का आंकड़ा है। यानी अगर शहरी क्षेत्र में है 1000 की इनकम है तो प्रति व्यक्ति की प्रतिमाह, तो वो जो है गरीब माना गया। और ग्रामीण परिवारों के लिए इसे 816 रुपये निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में क्या कौन से इसमें से कथन सही हैं? तो अगर देखेंगे कृषक समाज का सादगीपूर्ण जीवन होता है, परिवार की उसमें बिल्कुल भूमिका होती है, ज़्यादातर संयुक्त परिवार होता है, एकता की भावना होती है। तो इस तरह से सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत की किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो थोड़ा सा आपको जनगणना के प्रश्न पर जो है ध्यान देना होगा, ये जनगणना से रिलेटेड है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर जनसंख्या के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है और थर्ड नंबर पे उड़ीसा आता है। अगला प्रश्न, जनजातीय समाज की आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो जनजातीय समाज में जो आर्थिक संरचना होती है अगर उसमें देखें तो प्रकृति पर निर्भरता तो बिल्कुल होती है, लकड़ी के उपयोग से उपकरण बनाते हैं वो लोग, जंगली अन्न पर ही निर्भरता होती है, व्यक्तिगत संपत्ति वो नहीं इकट्ठा कर पाते क्योंकि ना वहाँ पर पैसा होता है ना वो कर पाते हैं। तो जो सी ऑप्शन है यही यहाँ पर करेक्ट होगा। ये जंगली अन्न पर निर्भर करते हैं, इनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, यह औद्योगिक समाज की तुलना में सरल समाज होता है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ये भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि सेंसस 2011 में
अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8.6% जो है। और जनजातियों को भारत का मूल निवासी माना गया है। देश में लगभग 532 जनजाति समूह पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में इनकी कुल आबादी 10.42 करोड़ पाई गई थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगला प्रश्न, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, यूपी से रिलेटेड। तो अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से देखा जाए, तो हथकरघा उद्योग, हैंडलूम उद्योग जो है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। अगला, चुनार किसके लिए फेमस है? निश्चित रूप से आपका उत्तर पता होगा। चुनार जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है सीमेंट उत्पादन के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग सेक्टर के चतुर्मुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 10 1960 के अंतर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में 1960 में हुआ था। बाकी और भी इसमें जो है कई सारी जो है फैक्ट्स इनसे रिलेटेड आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस सेगमेंट में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।